हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे पीटी 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है। तो आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ में, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री और इससे एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो इस बार न्यू अमेंडमेंट करके लाया गया है कंपनीज एक्ट को, तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो पहले इससे देख लेते हैं कि इससे पहले वाली जो कंपनी एक्ट थी 2013 की, उसमें क्या क्या प्रोविज़न थी। क्योंकि कई बार आप देखते हो कि प्रीलिम्स में क्या किया जाता है कि यूपीएससी एक स्मार्ट गेम खेलती है कि प्रीवियस जो भी कानून होते हैं ना, जिसको अमेंड करके नया लाया गया, तो प्रीवियस कानून से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो अमेंडमेंट की जा रही है उसमें जो कुछ अगर न्यू प्रोविज़न इंक्लूड किया गया तो उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, एज वेल एज आपको प्रीवियस कानून के बारे में भी डिटेल पता होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 की है। इस कानून में आप देखो कि जितने भी कंपनी है उनको इनकॉर्पोरेट करने का, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी की होती है, डायरेक्टर की होती है, और कंपनी के डिसोल्यूशन का, ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। यहाँ पे आप देखो कि मैंडेटरी रखा गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी लार्ज कंपनी के लिए, यानी कि सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना है, जो कि आप देखते हो कि सीएसआर होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन था, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है ना उसमें आप सीएसआर देखोगे ही। नेशनल फाइनेंशियल रिपोजिटरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इसको नफरा भी कहते हैं, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, ये इस्टेब्लिश किया गया था इस कानून के तहत। तो ये एक ट्रिब्यूनल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था कि जितनी भी डिस्प्यूट होती है कंपनी की, तो उसको इस ट्रिब्यूनल में ही शॉर्ट आउट कर लिया जाए। ये सारे डिस्प्यूट जो है ना कोर्ट में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ जो केसेस है कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारे कोर्ट्स को यहाँ पे मिलाकर 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस आज के डेट में पेंडिंग है। तो इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो ऑलरेडी अगर आप देखो कि कंपनीज़ की भी जो इश्यूज़ है वो भी अगर उठ के चले जाए कोर्ट में, तो कोर्ट में कितना बर्डन होगा। और ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे डिस्प्यूट है वो टाइम पे भी सेटलमेंट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए, मनी बचाने के लिए, और कोर्ट के जो प्रेशर है उसको बचाने के लिए, कोर्ट का जो बर्डन है उसको बचाने के लिए, एक ट्रिब्यूनल आज के डेट में आपको बनाया, देख रहे हो कि एनजीटी भी है, यहाँ पे आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी है। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं ये सारी चीज़ों को यहाँ पे शॉर्ट आउट करने के लिए, और ये जितने भी कंपनी के डिस्प्यूट है उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इस बार अमेंडमेंट की जा रही है, इसको आप देखो कि जो कंपनी लॉ कंपनी कमेटी है उनको यहाँ पे सेटअप किया गया था 2019 में। और ये जो कंपनी लॉ कमेटी है, इस कमेटी को यहाँ पे हेड कौन कर रहे थे, तो श्री इंजेती श्रीनिवास। तो श्री इंजेती श्रीनिवास के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि इस बार जो हमारा यहाँ पे अमेंडमेंट करना है कंपनी एक्ट में, तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है। सबसे पहला है कि जो ऑफेंसेस है उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, यानी कि इस अमेंडमेंट में आप देखो कि जो पेनल्टी था, इम्प्रीजमेंट थी 9 ऑफेंसेस से, वो रिलेट था नॉन कॉम्प्लाइंस, यानी कि जो ऑर्डर यहाँ पे एनसीएलटी के द्वारा दिया गया था, अगर उसके ऑर्डर के द्वारा कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें 9 अपराध रखे गए थे, उसके लिए यहाँ पे जेल था और पेनल्टी भी था, उसको यहाँ पे इस अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया गया। और साथ ही साथ जो पेएबल अमाउंट था उसको भी कम किया गया, यानी कि कुछ सर्टेन केसेस में यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अमाउंट वगैरह भी पे करना होता है, तो वो पेमेंट अमाउंट भी रिड्यूस किया गया। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अगर कोई सीरियस अपराध है तो उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। अब सीरियस अपराध कौन सी हो गई, तो यहाँ पे फ्रॉड हो गया, या फिर वो सारे केसेस जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को इंजरी कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो सारे अगर सीरियस आपने कोई अपराध कर रखा है तो उसके लिए कोई मर्सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, छोटे मोटे कुछ अपराध है, 9 कानून है जिसके लिए जो जेल की टर्म थी और जो पेनल्टी था उसको कम किया गया है यहाँ पे, ठीक है। कम किया, इसको रिमूव ही कर दिया गया है इस अमेंडमेंट में। और साथ ही साथ देखो इस कानून में 1% कंपनीज और जो स्मॉल कंपनीज है वो सिर्फ यहाँ पे लेबल होगी कि वो 50% जो पेनल्टी है कुछ सर्टेन ऑफेंसेस का वही बस पे करेगी। यानी कि जो छोटी छोटी कंपनी होती है जिसमें आप 3-4 मेंबर देखते हो, या फिर 1 मेंबर कंपनी भी होते हैं, तो उन्हीं को बस यहाँ पे ये छूट दिया गया ना कि जो भी आपका पेनल्टी है, मान लीजिए 15,000 की जो है यहाँ पे अमाउंट आपको पे करनी है कुछ सर्टेन केसेस के लिए, तो ये सारे जो छोटे कंपनी है या फिर 1 मेंबर कंपनी है तो उनको 50% का यहाँ पे जो है छूट दिया गया कि वो अब 25,000 ही वो पे कर सकते हैं सर्टेन केसेस के लिए। फाइन। तो ये अमेंडमेंट है जिससे आप देखो कि जो प्रोविज़न है उसको एक्सटेंड किया गया है सारे प्रोड्यूसर कंपनी के लिए और स्टार्टअप कंपनी के लिए भी। तो स्टार्टअप कंपनी है जो कि आप देखते हो कि कोई लोग अगर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कुछ नया इनोवेशन लाना चाहते हैं, तो स्टार्टअप कंपनी के लिए भी ये सारी जो है प्रोविज़न रखी गई है। तो ये पहली अमेंडमेंट है जिसमें आप देखो कि बहुत सारे अपराध को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। सेकेंड अगर देखें तो यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज़ है उनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया। अब बातें क्या की जा रही है कि इस अमेंडमेंट में सेंटर को एम्पावर किया गया है, जो कि सेबी के साथ कंसल्ट करके कि यहाँ पे कुछ कंपनीज़ को ना बाहर रखे।
जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज़ देती है। और ये डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो लिस्टेड कंपनी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी है उनमें कुछ यहाँ पे स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज़ है, तो उन सारे कंपनीज़ को बाहर रखने का भी यहाँ पे प्रावधान है। साथ ही प्रोड्यूसर कंपनी, अगर आप 2013 का एक्ट देखोगे तो कुछ सर्टेन प्रोविजन था इस एक्ट से। इससे पहले वाला एक्ट कौन सा था, तो 1956 को यहाँ पे अमेंडमेंट करके 2013 का एक्ट लाया गया, कंपनीज एक्ट। अब 2013 एक्ट को यहाँ पे अमेंडमेंट करके जो है 2020 एक्ट लाया गया। ठीक है, तो ये बात की जा रही है कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है यहाँ पे कंटिन्यू था कि प्रोड्यूसर कंपनी पे ये अप्लाई हो कुछ सर्टेन प्रोविज़न। तो ये जो प्रोविज़न है ना, इसको इंक्लूड किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कौन मेंबरशिप कैसे होंगे, कौन यहाँ पे अपॉइंट करेंगे मेंबरशिप को, मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी, अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारे कुछ प्रोविज़न थे जिसको कि यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए भी रखा गया है। अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया 2020 के अमेंडमेंट के द्वारा, कि ये जो कुछ प्रोविजन थे ना, जैसे कैसे मेंटेन करना है, मेंबरशिप क्या होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या ना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को रिमूव किया गया और न्यू चैप्टर ऐड किया गया इस कानून में, जो कि आपका प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए ना कुछ ऐसे ही सिमिलर प्रोविजन होगा। और बाद में ये आप देखो कि पर्टिकुलरली ये बेनिफिट होगा जितने भी FPO है। FPO आप स्टार्टिंग से मेरे मुँह से बार बार ये सुन रहे हो, क्योंकि आज की डेट में ये FPO का बहुत बड़े पैमाने पर इसका काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर कंपनी है, तो प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो FPO के अंदर ये आप FPC कह सकते हैं कि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, तो इनको भी पर्टिकुलरली यहाँ पे बेनिफिट दिलाने के लिए जो है न्यू चैप्टर ऐड की गई है। तो ये थर्ड प्रोविजन है। फोर्थ क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पे क्या किया गया कि पहले वाले कानून में क्या था कि कंपनीज जिनकी नेट वर्थ या फिर टर्नओवर या फिर प्रॉफिट जो स्पेसिफाइड अमाउंट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ना, तो उनको यहाँ पे CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी और 2% अपने टोटल प्रॉफिट का जो है वो भी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में उनको यहाँ पे CSR पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उनकी टर्नओवर 10 करोड़ है एक साल की। ठीक है, तो एक साल की 10 करोड़ यहाँ पे आपका एक लिमिट रख दिया गया है, स्पेसिफाइड लिमिट है। लेकिन कोई कंपनी है जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा उनका नेटवर्थ है या फिर टर्नओवर है या फिर प्रॉफिट है, मान लीजिए 12 करोड़ हो गया यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे ज़रूरत है कि अपना पूरा जितना भी प्रॉफिट है, जितनी भी यहाँ पे टर्नओवर है, उसका 2% जो है अपने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि एक तो ये 1 फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक चलता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर एक हो गया। लेकिन 3 फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर 2% जो यहाँ पे उनका टोटल एवरेज नेट प्रॉफिट होगा, उसको कंट्रीब्यूट कहाँ करना है, तो इस कमेटी में, यानी कि उनको CSR कमेटी फॉर्म करनी है, उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और अल्टीमेटली ये क्या काम करेंगे, तो सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। ये था 2013 में। ठीक है, अब अमेंडमेंट करके क्या लाया गया, अब अमेंडमेंट करके यहाँ पे जो है कंपनीज जिनकी CSR लाइबिलिटीज़ जो है 50 लाख है एक साल की, फ्रॉम सेटिंग अप CSR कमेटी। ठीक है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो यहाँ पे CSR कमेटी जो है सेटअप नहीं करेंगे। जिनकी CSR लाइबिलिटीज़ कितनी है, 50 लाख रुपीज़ है 1 ईयर में, तो उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस कमेटी को फॉर्म करने का। साथ ही साथ आप देखो जो एलिजिबल कंपनीज़ है CSR प्रोविज़न के अंदर, तो उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो जितने भी अमाउंट खर्च कर सकते हैं इन एक्सेस ऑफ देयर CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस, जो कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो वो इस तरीके का जो है ना, यहाँ पे उनको अलाउ किया गया है कि वो पर्टिकुलर ईयर के लिए भी वो जितना यहाँ पे खर्च कर सकते हैं वो खर्च कर सकते हैं। यानी कि आप समझो कि 50 लाख रुपीज़ का जो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ था किसी भी कंपनी का, तो उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अब आप CSR कमेटी फॉर्म करो, यानी कि आप CSR में जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन जो एलिजिबल कंपनीज़ है जो कि और उनकी टर्नओवर अगर ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए भी कर सकते हैं। लास्ट में क्या था कि 3 फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का मिलाकर 2% यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूट करना था। बट अब इस बार इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है कि हर एक साल का यहाँ पे जो है ना, आप कोई भी पर्टिकुलर ईयर का भी अगर आपका टोटल प्रॉफिट या टोटल टर्नओवर अगर ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो कंपनी को यहाँ पे अलाउ किया गया है। ठीक है, ये आपका एक मेन डिफरेंस है। साथ ही अगर हम लोग देखें बेंचेस ऑफ NCLT, तो अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि जो बेंचेस हैं NCLT का ट्रिब्यूनल का न्यू दिल्ली में, इसको आप देखो कि इस्टेब्लिश किया गया है। यानी कि कहा गया है कि इसकी एक और यहाँ पे बेंच जो है वो दिल्ली में होनी चाहिए, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही रेनोमिनेशन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, तो इस अमेंडमेंट में क्या है ना कि स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनको भी यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा रेनोमिनेशंस का, जिसमें क्या क्या है कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, अगर कंपनी में एडिक्वेट या फिर नो प्रॉफिट है इन एक साल में, तो उनको यहाँ पे उनकी जो भी वो अगर इनपुट लगा रहे हैं, जैसे कोई भी डायरेक्टर अगर काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो एटलीस्ट उनको उनके लिए पेमेंट देना है।
तो ये कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है इस बार 2020 में। तो क्या क्या है, सबसे पहले कुछ अपराध है 9 यहाँ पे ऑफेंसेस है जिसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। सेकंड है कि यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी है उनको एक्सक्लूड की गई है, लिस्टेड कंपनी को की क्लासेस ऑफ कुछ स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ जो सिक्योरिटीज़ वो इशू करते हैं तो उनको यहाँ से बाहर रखा गया। थर्ड है कि प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है, तो इस बार क्या किया गया है कि कुछ यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को फ़ायदा देने के लिए नए एक्ट चैप्टर जो है ऐड किए गए हैं। और फोर्थ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले क्या था कि 3 साल का जो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर या प्रॉफिट था तो उसका कंट्रीब्यूट करना है, बट अब क्या है कि पर्टिकुलर ईयर के लिए भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इसकी बेंचेस के बारे में कहा गया है कि न्यू दिल्ली में इसकी बेंचेस जो है इस्टेब्लिश की जाएगी और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनको रेनमरेट के लिए पेमेंट किया जाएगा, उनकी जो भी यहाँ पे बनती है जितना उन्होंने इनपुट लगाया उनको आउटपुट के फॉर्म में उनको पेमेंट किया जाएगा। सो दीज आर द चेंजेस एंड दीज आर द न्यू अमेंडमेंट, न्यू प्रोविजन इन दिस अमेंडमेंट। ओके, आइए अब देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है कि फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया 2020। तो देखिए बिल कहने का मतलब है कि अभी इसको लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है, ये अभी पास होकर कानून नहीं बना है। कानून तब बनता है जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है तो वो सेंट्रल लेवल का एक कानून बन जाता है। तो ये अभी बिल है, लेकिन बिल को देखिए, बिल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यूपीएससी प्रीलिम्स में, लेकिन हाँ बात यही है कि बिल अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कानून किस तरीके का आने वाला है, तो एक फ्यूचर एस्पेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो रिसेंटली जो फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल है 2020 का वो लोकसभा में पास हो गया। और इसमें क्या है ना कि इससे पहले का जो 2011 का जो कानून है उसको अमेंड किया जाएगा और यहाँ पे कुछ वाइडर स्कोप लाने की बात की जा रही है एंटिटीज़ को जो कि फैक्टरिंग बिजनेस में इंगेज किया जा सकता है। इस बिल में आप देखो कि इस बिल में क्या है कि यहाँ पे माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेस है एमएसएमई है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, जिससे कि एडिशनल एवेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। स्पेशली आप देखो तो यहाँ पे ट्रेड्स के थ्रू यानी कि ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, तो इस सिस्टम के तहत उनको एडिशनल जो है यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलेगा। तो एमएसएमई के लिए यहाँ पे फ़ायदा होगा इस फैक्टरिंग रेगुलेशन कानून से। साथ ही ट्रेड्स के बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फाइनेंसिंग और जो ट्रेड रिसेबल होता है, जैसे कि आप देखो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उनके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर करके जब वो प्रोडक्ट अपना बेचते हैं तो व्यापार करते हैं तो उसमें भी उनको डिस्काउंट दिया जाता है। तो वो डिस्काउंट यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू दिया जाता है और मल्टीपल फाइनेंसर के थ्रू जो है ना उनको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है उनका व्यापार करने में जब उनकी मटेरियल यहाँ पे रिसीव हो जाती है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे ट्रेड्स। ठीक है, और ये जो रिसीवेबल्स होते हैं ना ये कैन बी ड्यू फ्रॉम कॉर्पोरेट से होते हैं या फिर दूसरे बायर्स भी होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट भी होती है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी होती है। आप देखते हो कि सरकार जो है एमएसएमई के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत तरह तरह के यहाँ पे पोर्टल निकल कर आए और बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ। कोविड-19 जो फर्स्ट फेज़ था उसमें एमएसएमई काफ़ी ज़्यादा हिट हुए। तो आप देखे होंगे कि अलग से इनके लिए जो है ना एक यहाँ पे फाइनेंशियल कॉर्पस लाया गया जिसके थ्रू एमएसएमई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। एमएसएमई पे इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, सॉरी फ्लिपकार्ट भी मुझे बताते रहते हैं। तो हाँ, एमएसएमई इतना ध्यान क्यों देते हैं, तो एमएसएमई पे देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होता है, ये जीडीपी में 30% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका 30% से भी ज़्यादा यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारे इंडिया के लिए ना बहुत ही बेहतरीन ये सेक्टर है, तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जाता है और इनके प्रोडक्ट को जो है ना काफ़ी हद तक आप देखो कि यहाँ पर बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। तो जो रिसीवेबल होते हैं वो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कौन कौन होते हैं, तो कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, दूसरे बायर्स भी होते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इनकी प्रोडक्ट को खरीद के जो है सामान जो है वो मार्केट तक पहुंचाते हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है जो कि मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए कि जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे सिडबी के द्वारा सेटअप किया गया है और वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2016 में, वो इसी पर्पज़ के लिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इनका ट्रेड होते रहे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहाँ पे आपका कौन स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड है और साथ ही साथ ये जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया को यहाँ पे सेटअप किया गया है वो सिडबी के थ्रू किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो 2011 का जो कानून था, तो देखिए फिर से ये मैं बात बोल रही हूँ कि 2011 के कानून के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब ये चाहे बिल हमारा कानून बने या ना बने, लेकिन ये कानून इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस कानून में क्या था कि रेगुलेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था कि जो भी रिसीवेबल है, फैक्टर्स हैं, रिसीवेबल टू फैक्टर्स या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें असाइन की जाएगी और ये असाइनमेंट का रेगुलेशन इस कानून के तहत था। साथ ही साथ यहाँ पे फैक्टरिंग बिजनेस क्या होता है, तो फैक्टरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि उस तरीके की बिजनेस जहाँ पे आप देखो कुछ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, यानी कि कुछ अदर एंटिटीज़ के साथ अगर यहाँ पे रिसीवेबल करना है तो कुछ अमाउंट में यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए कि हमें जो है एमएसएमई
एमएसएमई से यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट खरीदनी है, मान लीजिए मैगी खरीदनी है, वो मैगी बना रहे हैं और मुझे मैगी खरीदनी है, मैं यहाँ पे परचेज़र हूँ, वो सेलर है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे कुछ अमाउंट तो फिक्स करूँगी ना, क्योंकि रिसीवेबल हूँ, मैं यहाँ पे रिसीव करूँगी मैगी, तो रिसीवेबल हूँ तो मेरी भी कुछ फैक्टर्स होगी कि हाँ मैगी में ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तभी मैं उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लूँगी। और मेरे जब यहाँ पे फैक्टर्स पूरे हो जाते हैं, इसको ये पास कर जाता है ये प्रोडक्ट, तो फिर मैं इसके लिए कुछ अमाउंट लगाऊंगी। तो ये क्या होता है, फैक्टरिंग बिजनेस हो रहा है। मैं डायरेक्ट जो है फैक्टर के कुछ फैक्टर्स है उसको देखते हुए जो है मैं यहाँ पे बिजनेस कर रही हूँ। एमएसएमई भी जो है इसी फैक्टर के बेसिस पे वो करेंगे अपनी, यानी कि वो देखेंगे कि हाँ कौन कौन सी एंटिटी है, उनका क्या क्या फैक्टर है, उसमें उनका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो जाकर जो है उनकी प्रोडक्ट पास हो पाएगी, मार्केट तक पहुँच पाएगी। तो ये फैक्टर के बेसिस पे जब बिजनेस होने लगता है ना, तो उसको हम लोग फैक्टरिंग बिजनेस कहते हैं। ठीक है। रिसेवेबल क्या होता है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना यहाँ पे ओन किया जा रहा है और कितना पे करना है कस्टमर के द्वारा। यानी कि अगर मैं खरीद रही हूँ तो मैं रिसेवेबल हूँ, मुझे यहाँ पे मटेरियल रिसीव हुआ है, लेकिन मुझे उसके बदले में पे करना है, तो मुझे कितना पे करना है, ये चीज़ें हैं। साथ ही फैक्टर्स है, यानी कि फैक्टर क्या हो सकता है, एक बैंक भी हो सकता है, रजिस्टर्ड एनबीएफसी भी हो सकता है, या फिर कंपनी रजिस्टर्ड भी हो सकती है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो यानी कि कोई भी फैक्टर है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताई कि मान लीजिए कि मैं मैगी खरीदती हूँ, तो मैगी की कुछ तो फैक्टर्स होगी ना कि हाँ मुझे मैगी किस तरीके का चाहिए, मैं अपने कस्टमर को कैसा मैगी देना चाहूँगी। उसी तरीके से यहाँ पे फैक्टरिंग बिजनेस है कि जिसमें आप देखो कि बैंक वगैरह है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो बैंक वगैरह है, एनबीएफसी है, और साथ ही कोई कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, तो कंपनीज एक्ट के तहत, तो वो सारे यहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं। तो जब यहाँ पे बिजनेस इन सब के थ्रू होने लगता है ना, तो फिर आप समझ जाओ कि इनको फैक्टरिंग बिजनेस कहते हैं। ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस आर्टिकल में, लेकिन फिर भी आप जब एक दो बार इसको पढ़ोगे ना, तो आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 के इकॉनमी में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 2020 में पूछा गया था। एक्चुअली लास्ट लेसन में हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, आपको आंसर देना है, फिर नेक्स्ट लेसन में मैं यहाँ पे आंसर दे दूंगी। तो पूछा गया है यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा एकदम सिंपल टर्म में कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इन इंडिया। यानी कि सीधा सीधी वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा है तो ये बताइए कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये हमें जो है कितना रिस्क है किसी फर्म का, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, और इससे ये समझ में आएगा कि बैंक को कितना लोन देना है। सेकंड है कि इससे इवेल्युएट करने में आसानी होगी कि कितना रिस्क का, कितना इस फर्म में इमर्जिंग रिस्क है जिससे कि बैंक चाह रहे हैं उसको लोन देने के लिए। थर्ड है कि जो हायर होगा बोरोविंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उतना ही वर्स होगा एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। यानी कि जितना ज़्यादा बोरोविंग फर्म हो लेवल होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, उतना ही वर्स होगा, उतना अपने डेट को वो मतलब वापस चुकता करने में। ठीक है। किसी भी बैंक का अगर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो वो उतना ही कम उनके पास एबिलिटी होगी कि वो अपने डेट को जो है रिपेमेंट कर सके। तो यहाँ पे बताना है कि आपको करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर प्लीज़ दीजिएगा। एटलीस्ट आप लोग प्रीवियस ईयर के जितनी भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते रहिए, और नहीं हो पा रहा है तो मैं तो यहाँ पे सॉल्व करा ही दूंगी। तो देखिए टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो किस तरीके से पढ़ना है ना, क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा वो समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप जानते हो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ी ये रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है, और जब से मोदी जी आए हैं मुझे लगता है हाथ धो के इस रिपोर्ट के पीछे पड़ गए, और उनको बस उनका जो दावा था कि अंडर 50 रैंक होनी चाहिए इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वो ये काम करना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में एक बिज़नेस इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि लोग बिज़नेस करने से डरे नहीं। आज की डेट में आप देखो कि कहीं ना कहीं हिचक होती है कि बिज़नेस जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है, नॉट फॉर ओनली इंडियंस, ये हमारी प्रॉब्लम जो है ना बाहर वाले लोग को ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको जितनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है ना, वो बहुत टफ होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे इंडिया में एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बिज़नेस करने के लिए अगर कोई लोग सोचे, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो बाहर के इन्वेस्टर्स हो, कुछ भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे या इंडिया में आकर अपनी बिज़नेस ओपन करना चाहे, तो उनको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम ना हो। वो ऐसा ना सोचे कि यार यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इतनी पेपर्स फिलअप करनी होगी, इतना रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी होगी। तो जितना कम रिक्वायरमेंट होगा, जितनी कम पेपर वर्क करनी होगी, उतना ज़्यादा जो है लोगों के लिए आसानी होती है। तो इसलिए यही सारा काम मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि बिज़नेस रिफॉर्म क्या क्या प्लान लाई गई है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके 4th एडिशन यहाँ पे लेकर आया है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसमें कि स्टेट को रैंक किया गया है। हमारे यहाँ 28 राज्यों को यहाँ पे रैंक की गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या बातें हैं इसमें। आप देखो स्टेट रिफॉर्म किया जा रहा है, और स्टेट रिफॉर्म को सिंस 2015 से यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा टारगेट उसी समय 2014 में मोदी जी आए थे और तब से ये पकड़ के बैठ गए।
यहाँ पे दो फैक्टर में माइंड करने की बात है, एक तो है मेजरेबिलिटी, एक है कंपेरेबिलिटी, यानी कि हर एक स्टेट को मेज़र किया जा रहा है और हर एक स्टेट को दूसरे राज्य से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। इसमें इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है इसके अंदर देखें तो यहाँ पे सेट ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया है। तो सेट ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया है जिससे कि आप देखो कि बिज़नेस करने के लिए टाइम कम लगे, एफर्ट्स कम लगे, ठीक है, और इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए। आप लोग भी देखते हो कि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको कितना तामझाम करना पड़ता है। अगर आपकी पैरवी नहीं है तो, पैरवी है तो फिर ठीक है, इंडिया में चलता है, हर काम हो जाता है, लेकिन पैरवी नहीं है तो एक कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा जो है एक हार्ड वर्क करना पड़ता है, यानी कि एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, बार बार ऑफिस में जाकर पूछना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। वैसे ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे राज्यों को रिकमेंड किया गया ना कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाओ, इस तरीके का एक विंडो बनाओ जिसमें कि सारे लोग आए और सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जितनी भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत है, वो एक ही जगह होना चाहिए। लोग आए, चाहे इंडियंस हो, बाहर के हो, वो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे आए यहाँ पे इस विंडो पे जाए, उनको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए और जो भी पेपर वर्क करना है वो कर ले, बस दैट्स इट, यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और तुरंत वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये चीज़ें जो है यहाँ पे रिफॉर्म प्लान में कहा गया है, ठीक है। अब इनका रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि जो लाइसेंस की ड्यूरेशन है ना उसको एक्सटेंड करना चाहिए और जो रिन्यूड है वो ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन होना चाहिए या फिर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। तो अब बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसके लिए लाइसेंस देना होता है, तो जो ड्यूरेशन है लाइसेंस का वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ जो बार बार आप देखो कि कुछ पर्टिकुलर एक सर्टेन ईयर के बाद आपको अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है, तो वो अब ऐसा नहीं है कि लोग फिर दौड़े ऑफिस जाकर, ऐसा नहीं करना है, रश नहीं होना चाहिए। क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वेरीफाइड होते रहें सेल्फ वेरिफिकेशन के थ्रू, कि हाँ खुद को वेरीफाई करो कि आपकी जो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप फिलअप करो और उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाए और सेल्फ यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यूड भी हो जाए। तो ये सेकंड बात कही गई है। थर्डली यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टेट है उनको यहाँ पे रिवॉर्ड भी करना है, अगर वो इस तरीके का सेट ऑफ रूल्स अगर वो यहाँ पे आर नॉट एप्लीकेबल टू इट, अगर उनके लिए यहाँ पे आप देखो कि ये सारे सेट ऑफ रूल्स जो है वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उनको रिवॉर्ड भी करना है। जैसे आप देखो कि लेबर लॉज लेकर या फिर इन्वायरमेंट लॉज लेकर, आप जानते हो कि कितने ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पे लेबर से रिलेटेड कानून ही नहीं है, और कानून है तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है बहुत सारे राज्यों में। तो लेबर लॉज हो गया, इन्वायरमेंटल लॉज हो गया, तो ये सारे अगर सेट ऑफ रेगुलेशन नहीं है ना तो वो आर नॉट एप्लीकेबल टू इट, इसके लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पे खुलकर बोल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है अपने यहाँ पे इस तरीके का इसको एकदम धड़ल्ले से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक आप देख सकते हो कि टॉप 10 2019 के टाइम में कौन सा था। तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18 के बेसिस पे यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट रैंक में आंध्र प्रदेश है, बिजनेस आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ कर सकते हो। यूपी भी है, तेलंगाना भी है, तो फर्स्ट 3 टॉप स्टेट यही है। बाकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने राज्य को आप देख लो कि जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो। लेकिन ये जो यहाँ पे बिजनेस एक्शन रिफॉर्म की बात की जा रही है प्लान की, इसका एम है कि लार्जर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे अचीव करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है हर एक राज्य में बढ़ाना, हर एक राज्य में जो है बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके, ठीक है। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना, ऐसा नहीं हो कि आप जब इंडिया में आओ तो आपको लगे कि अच्छा सिर्फ आंध्र प्रदेश या गुजरात ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हर एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ कॉम्पिटिशन में होना चाहिए और हर एक राज्य में इस तरीके की डेवलपमेंट एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट बताई जा रही है इस रिपोर्ट में है कि 180 रिफॉर्म पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरिया है। जैसे कि क्या क्या है, तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में भी लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, अपने राज्यों में बाकायदा लेबर कानून हो, इन्वायरमेंटल कानून हो। फर्स्ट टाइम जब से ये हमारे 2015 में ये आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान आया है, तब से रैंकिंग जो है ना ये पूरी तरीके से फीडबैक पे है कि कैसा यहाँ पे बिजनेस जो है रिसीव किया जा रहा है। मान लीजिए कोई 2016 में बिजनेस स्टार्ट करने आए हैं तो उनको 4 साल हो गया ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है, तो वो जो फीडबैक देते हैं उसके बेसिस पे रिफॉर्म किया जा रहा है। साथ ही स्टेट्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अपनी प्रूफ, यानी कि अपना जो रिफॉर्म है उसको वो इम्प्लीमेंट किए हैं। ये सारे रिफॉर्म जो है अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं, उनको वो प्रूफ भी देना होगा और DPIIT के यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल है वहाँ पे देना होगा और सबमिट भी करना होगा एक लिस्ट ऑफ यूज़र्स का जो कि ये रिफॉर्म किए हैं। तो ये भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। रैंकिंग कैटेगराइज अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 4 रैंक दिया जाता है। टॉप अचीवर्स जो कि 95% से ज़्यादा अगर कंप्लाइज कर रहे हैं, अचीवर है यानी कि 90 to 95% है,
फास्ट मूवर है यानी कि 80 to 90% है, और एस्पायरर्स है जो कि 50 बिलो 80% है। तो ये 4 रैंकिंग है जिसके बेसिस पे यहाँ पे सारे राज्यों को रैंक दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि बिजनेस यहाँ पे रिफॉर्म एक्शन प्लान में क्या क्या बातें रखी गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेंटली न्यू गाइडलाइंस यहाँ पे लाया गया जिसका एम यही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे इंप्रूव करना है। और आईटी इंडस्ट्री जो पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है या आईटी बीपीओ जिसे आप लोग कहते हो, या फिर यहाँ पे आईटी अनेबल सर्विस है, तो इन दोनों में जो है ना बिजनेस अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए रिफॉर्म गाइडलाइन लाया गया। अब यहाँ पे ओएसपी की बात करें जो कि इंटिटीज़ है, कुछ एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आईटीईएस है या फिर एनी काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज है जिसमें कि आपको टेलीकॉम रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। तो ये सारे टर्म्स है जो कि आप बीपीओ जानते ही हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कॉल सेंटर्स है, तो ये सारी जगह पे जो है अच्छा खासा हमारा बिजनेस जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया ना कि नो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि ओएसपी सेंटर में हो आप लोग, ओएसपी सेंटर में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कहा गया कि जो बीपीओ इंडस्ट्री है वो अगर डेटा रिलेटेड वर्क में अगर इंगेज्ड है तो उनको यहाँ पे ओएसपी रेगुलेशन के एम्बिट से बाहर रखा जाए। थर्ड कि ओएसपी जो है वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम से भी और वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आप देख सकते हो कि बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा ईज़ करने के लिए, लोगों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए इस तरीके का बिज़नेस के लिए रिफॉर्म गाइडलाइंस लाई गई है। तो पहला क्या है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि बीपीओ इंडस्ट्री को भी जो है यहाँ पे ओएसपी रेगुलेशन से बाहर रखा जाए, और ओएसपी जो है वो यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट दे जिससे कि लोग जो है वर्क फ्रॉम होम या तो अपने घर से काम करें या तो इंडिया में कहीं से भी काम करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि जो बीपीओ और आईटीईएस फर्म है ना, वो अपने जो कॉस्ट ऑफ लोकेशन है उसको कट डाउन कर पाएंगे। जैसे आज के डेट में आप देखो जितनी आईटी सेक्टर्स है जिसमें लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हो रही है, क्योंकि आप देखो कंपनीज़ को इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता था, अपना जहाँ पे वो रहते हैं उनका रेंट देना पड़ता था, उनको वहाँ पे इतने ह्यूज नंबर पे कंप्यूटर डेस्कटॉप इस्तेमाल होते हैं, सर्वर जो इस्तेमाल होता है, तो उनको कॉस्ट देना पड़ता था, डेटा की कॉस्ट देना पड़ता था। तो काफ़ी तरीके के कॉस्ट से जो है ना आज के डेट में कंपनीज़ बच रही है, तो उनके पास पैसे बच रहे हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ पे बीपीओ और आईटीएस फर्म है ना, वो क्या करेंगे, अपने कॉस्ट ऑफ लोकेशन को कट डाउन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कहीं एक लोकेशन ही ढूंढना है, ज़मीन लेना है, उसमें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मस्त होना चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, लोगों के लिए इतना कंप्यूटर खरीदने के ये सारे खर्चे करने ही नहीं है कि नहीं। कितना ज़्यादा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतना एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। तो यही काम है, रेंट फॉर प्रीमिसेस, अदर एंसिलियरी कॉस्ट, और साथ ही कंप्लाइंस बर्डन भी है, इसको भी कम कर दिया गया। यानी कि कितना ज़्यादा काम अगर यहाँ पे बीपीओ सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए, वहाँ पे लोगों को कॉल सेंटर में अगर जॉब देने के लिए किया जाता है, तो ये सारा काम कम हो जाएगा। अब सिर्फ क्या है कि अगर आपको बीपीओ ज्वाइन करना है तो आप जहाँ बैठे हो ना, एटलीस्ट आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक स्पीक माइक होना चाहिए, इस तरीके का काम होना चाहिए। आपको जो है घर बैठे आपको ट्रेनिंग दे दे, आपको घर बैठे आप ये सारा काम कर सको, इस तरीके का अब यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये समझ गए, कुछ छूटा तो नहीं ना, वो मैं देख रही हूँ। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सी इंक्लूड है इसको ध्यान रखिएगा, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। फाइन, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं किया जा रहा जिससे आपको रट्टा मारने की ज़रूरत है। आप 2 बार सोचो कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या क्या चीज़ चाहते हो और हमारे यहाँ क्या प्रोसीजर है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ना कि हमारे यहाँ इशू कहाँ है और रिफ़ॉर्म कहाँ करना चाहिए, और रिफ़ॉर्म करने के लिए जो बातें कही जा रही है वो कितनी सही है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई टॉपिक आप पढ़ोगे ना एनालाइज कर करके, तो आपको जो है ना तकलीफ़ नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि है अमेंडमेंट टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। अब इसमें भी अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। एक्चुअली पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जो है ना प्रेफरेंस देने की कोशिश की जा रही है मेक इन इंडिया, तो ये अमेंड किया गया है। अब देखते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे की जा रही हैं। सबसे पहला जो नोडल मिनिस्ट्रीज़ और जो डिपार्टमेंट है उनको नोटिफाई किया गया है कि हायर मिनिमम जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है क्लास 1 और क्लास 2 लोकल सप्लायर्स के लिए, उसको यहाँ पे लेकर आना है। पहले क्या था, क्लास 1 की जो लोकल सप्लायर्स है उनको डिफाइन किया गया था कि सिर्फ वही लोकल कंटेंट होना चाहिए जो कि मोर देन 50% जो है क्लास 2 सप्लायर्स के लिए होता है। तो ये आप समझ सकते हो कि ऐसा यहाँ पे क्राइटेरिया था। लेकिन अब क्या है कि क्लास 1 और क्लास 2 लोकल सप्लायर्स के लिए जो है मिनिमम लोकल कंटेंट की ज़रूरत हो, इस तरीके का यहाँ पे
हायर मिनिमम लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो दोनों के लिए, क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि क्लास 1 इज इक्वल टू मोर देन 50% ऑफ क्लास 2, ऐसा वाला कंटेंट खत्म हो गया। अब ये लोकल कंटेंट का मतलब क्या होता है? लोकल कंटेंट का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ आइटम जो कि प्रोक्योर किया जा रहा है वो लेस देन है जो वैल्यू है इम्पोर्टेंट कंटेंट का उस आइटम में, एज ए प्रोपोर्शन टू द टोटल वैल्यू। यानी कि मान लीजिए कोई आइटम हम लोग कुछ बना रहे हैं, अब क्या बनाओ यहाँ पे, चलिए लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने कंट्री में ये मेक इन इंडिया के थ्रू लैपटॉप बना रहे हैं, तो लैपटॉप बनाने के लिए जितनी भी इसकी जो डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, डिवाइसेस तो नहीं, इसमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वो सब हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड कंटेंट, कि उसके अंदर लैपटॉप के अंदर आप देखो मदरबोर्ड है, पता नहीं क्या क्या है, स्पीकर वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और टोटल वैल्यू ऑफ आइटम प्रोक्योर, यानी कि सरकार जितना बन रही है लैपटॉप उसको कितना प्रोक्योर कर रहे हैं, और बाई टोटल वैल्यू यानी कि एक लैपटॉप बनाने में कितना पूरा खर्चा हुआ। मान लीजिए कि लैपटॉप को बनाने के लिए हमारे पास जो है हम लोग बनाएंगे इसको, लेकिन सारे सामान को हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके ले आए, बना लिए, इंपोर्ट करके लाए, तो ये मान लीजिए कि ये हमारा 50 रुपीज़ हुआ, ठीक है, इंपोर्ट करके लाने में। लेकिन उसको हम लोग मैन्युफैक्चर किए अपने कंट्री में, तो ये 80 रुपये का हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 80 रुपये का हो गया। अब टोटल वैल्यू ऑफ आइटम प्रोक्योर, यानी कि कितना आइटम प्रोक्योर किया गया, कितना सरकार इसको ले रही है, तो इससे माइनस करना है जितना हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करके लाया, और टोटल कितना हो गया 80 रुपीज़, यानी कि टोटल वो प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना उसमें पैसे लगे, ठीक है। तो ये होता है लोकल कंटेंट, ठीक है। तो लोकल कंटेंट यानी कि यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि बाहर की जो सामान हम लोग मंगा रहे हैं उसके दाम को घटाया जा रहा है। तो इट मीन्स कि हम लोग लोकल कंटेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि हमारे जो दाम होंगे ना वो एज़ कंपेयर आप करोगे बाहर के मटेरियल से तो वो सस्ते होने चाहिए, इस तरीके का काम किया जा रहा है। स्पेसिफाइंग यहाँ पे क्या है, फॉरेन सर्टिफिकेशन, अनरिजनेबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ब्रांड, मॉडल, ये सारी चीज़ जो है आप देखो कि एक रेस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो है ना लोकल सप्लायर के अगेंस्ट में ये किया जा रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे ही कंसीडर करेंगे, यानी कि एक रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस कह सकते हैं। यानी कि आप देखो कि बहुत सारे चीज़ों के लिए लैपटॉप का आप देखो कि इंडिया की और बाहर की ब्रांड आप देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, एप्पल है, ये सारे हैं, तो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, लोगों को यही सारी चीज़ चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो मस्त खरीद रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या हो गया कि एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में भी, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी, तो हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ तभी अप्रूवल किया जाएगा जब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट जो है उससे कंसर्न्ड होंगे, उनको लगे कि हाँ अप्रूव करना चाहिए, तभी अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। इंटिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ अगर देखें जो कि इंडियन कंपनीज़ को अलाउ नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है, यूके है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट में हमारे इंडियन कंपनीज़ को अलाउ नहीं करते हैं कि वहाँ की चीज़ों से हम लोग प्रोक्योर कर सके, तो वैसे कंपनीज़ को इंडिया में भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ पे प्रोक्योर करे सामान को, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि यही चीज़ें यहाँ पे भी लाई गई है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें अगर अधिकार नहीं दिया जा रहा है बाहर के सामानों को प्रोक्योर करने का, तो हम लोग भी अधिकार नहीं देंगे कि बाहर की कंपनी जो है हमारे इंडियन प्रोडक्ट को वो प्रोक्योर करे, एक्सेप्ट, अब ये बहुत बड़ा यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो बस यहाँ पे मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा अगर यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो बस उसी लिस्ट में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी जितनी भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट है उसमें वो प्रोक्योर करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट वर्ड है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ और जो डिपार्टमेंट है जो कि जिनकी प्रोक्योरमेंट अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है एक साल में, तो उनको नोटिफाई करना होगा अपनी प्रोक्योरमेंट जो यहाँ पे प्रोजेक्शन है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, बताना होगा कि वो कितना करेंगे। यानी कि अगर उनका एक साल का इतना बढ़ जा रहा है, 1000 करोड़ से ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर वैसे लोगों को बताना होगा कि आप अगले 5 साल में और कितना यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करोगे। अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अगर प्रोक्योरमेंट का देखें तो फॉरेन कंपनीज से जो है वो बियॉन्ड है, जिसमें कि फॉरेन कंपनीज़ जो है ना वो यहाँ पे आपका जॉइंट वेंचर के साथ अगर इंटर हो रही है, कोई भी अगर इंडियन कंपनी के साथ वो यहाँ पे मीन्स कोलैब करके अगर पार्टिसिपेट करे, तो जो अपर थ्रेशोल्ड का यहाँ पे रखा गया है कि अपर लिमिट कितना है प्रोक्योरमेंट करने का, तो वो बहुत ज़्यादा है, फॉरेन कंपनी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है अब ये बातें कि एक्चुअली यहाँ पे क्या इस कानून में था, यानी कि इस ऑर्डर में क्या क्या बातें थी।
एक्चुअली आप देखो कि यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के तहत इसको इशू किया गया था, जिसमें कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यहाँ पे जो है उसको प्रमोट करने के लिए, ये हमारे कंट्री का जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उसको बढ़ावा देना है। तो ये रिवाइज़ किया गया है जून 2020 में, जिसमें कि सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 जो लोकल सप्लायर हैं उनको एलिजिबल किया गया है कि उनके सारे सामान, सर्विसेज और काम को प्रोक्योर किया जाएगा, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ परचेज जो है वो यहाँ पे 200 करोड़ से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे 200 करोड़ से कम होना चाहिए, ये भी आपका अपर थ्रेशोल्ड लगा दिया गया, और सिर्फ यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 लोकल सप्लायर्स को एलिजिबल किया गया है। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी अगर देखें तो वो भी इशू किया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ की अथॉरिटी है उससे पहले अप्रूवल ले ले, और 200 करोड़ से लेस अगर वो यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। अगर वो उनको ये अथॉरिटी के द्वारा जो है अप्रूवल मिल जाता है तब ग्लोबल टेंडर जो है वो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं और आकर परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेबल होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और वर्क, जिसमें कि आपका टंकी वर्क्स भी इंक्लूड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। सेंट्रल मिनिस्टर होंगे यहाँ पे, डिपार्टमेंट होंगे या अटैच्ड ऑफिस होंगे, ऑटोनोमस बॉडी है जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ के द्वारा या फिर इन सब के साथ मिलकर अगर कोई भी यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये एप्लीकेबल है। ये सारे लोग जो कि यहाँ पे सामान और वर्क को जो है या सर्विसेज को वो प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया में कौन कौन यहाँ पे प्रोक्योर कर सकते हैं, यानी कि सामान वगैरह खरीद सकते हैं। अब आप देखो कि फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ लोकल कंटेंट, कि हमारे इस प्रोडक्ट में कितना लोकल कंटेंट है, तो सेल्फ वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। मान लीजिए कि मेरी इंडस्ट्री है और मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ, और जो भी मैगी बनाने के लिए इक्विपमेंट नहीं, लैपटॉप बना रही थी ना तो चलिए लैपटॉप बनाती हूँ मैं भी। तो मैं अगर लैपटॉप बना रही हूँ तो इसके अंदर जितनी भी कंटेंट है तो वो मुझे इंश्योर करना होगा कि ये हमारी लोकल है। ठीक है, अगर मैं बाहर से मंगा भी रही हूँ तो लोकल कंटेंट का मतलब आप लोग समझ गए कि जितना प्रोक्योरमेंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे बाहर वाले इंपोर्टेड मटेरियल को, और टोटल वैल्यू कितना आया उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये सेल्फ वेरीफाई मुझे करना होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन मैं इसको दूंगी कि हाँ मैं इस चीज़ को प्रूव करके बताऊंगी। जो भी नोडल मिनिस्ट्रीज़ है ना उनको भी यहाँ पे कमेटी बनाने की ज़रूरत है। कुछ मेंबर इंटरनल होंगे, कुछ एक्सटर्नल होंगे, और वो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे ये सारे सेल्फ डिक्लेरेशन को, कि कोई कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, मैं अपना प्रोडक्ट को अच्छी दिखाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। तो ये भी मेरा चेकआउट किया जाएगा। ठीक है, एक कमेटी होंगी जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर, वो यहाँ पे देखेंगे कि इस ऑर्डर को कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये जितनी भी बातें यहाँ पे कही गई है, इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस चीज़ को भी यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे DPIIT जो डिपार्टमेंट है वो इसको देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। अदर मेजर्स अगर हम लोग देखें कि हमारे लोकल सप्लायर को पब्लिक प्रोक्योरमेंट में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो ये चीज़ें देखिए इसलिए की जा रही है ना, जो कि आप मेनली समझ रहे हो कि लोकल फॉर वोकल नहीं, वोकल फॉर लोकल्स। ओके, कि हमारे लोकल सामानों के लिए जो है अब हमें आवाज़ उठाना है, और जो बाहर की मटेरियल है, बाहर की चीज़ें जो हम लोग इतना यूज़ करते हैं उसको अब छोड़ देना है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारा काम किया जा रहा है कि कितना ज़्यादा हमारे कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग यूज़ करें, और सरकार भी उसी को प्रोक्योर करे, यानी कि सरकार खरीदती है तो मार्केट में लाकर हमें देती है, अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो ये भी काम इसलिए किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि कुछ और मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं। तो 2018 में अगेन एक ऑर्डर निकल कर आया था, जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी किसके लिए है, तो स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है। साथ ही साथ इसमें जो है जो MSME है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, उसको यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। अब जो MSME के द्वारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन के निकल रहे हैं तो सरकार उसको प्रोक्योर करेगी, और वो सारे लोकल कंटेंट ही होंगे वहाँ पे। इसी के अंदर आप देखो कि हर एक सेंट्रल मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट है या PSU है, उनको अपना एनुअल टारगेट सेट करना है कि MSME सेक्टर से वो 25% प्रोक्योरमेंट करेंगे ही। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए एक टारगेट जो है ना ये सेट करना चाहिए कि एटलीस्ट एक साल में 25% का जो टोटल प्रोक्योरमेंट होता है सरकार का, वो यहाँ पे MSME सेक्टर से करना चाहिए। एक सब टारगेट भी है, जैसे कि आप देखो कि 4% और 25% का 3% जो है वो MSC के लिए है, मीडियम और स्मॉल के लिए है, जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से किया जाएगा, विमेन इंटरप्रेन्योर से किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं। 4% यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, और 3% जो है वो यहाँ पे विमेन इंटरप्रेन्योर से। ये टोटल किसके अंदर आएगा, तो 25% के ही अंदर आएगा। 25% में यहाँ पे MSME है, लेकिन इसी में आप देखो कि यहाँ पे 4% जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, और 3% जो है वो यहाँ पे विमेन इंटरप्रेन्योर से करना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जेम लाया गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये भी 2016 में ही लॉन्च किया
किया गया था। एक्चुअली ये ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे भी ई आएगा समझ जाइएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है। पोर्टल है यहाँ पे इंड टू इंड पोर्टल, जिसमें कि जो कॉमन यूज़ गुड्स और सर्विसेज है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, पीएसयू है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और कुछ लोकल बडीज़ है, उनके द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा। तो सामान यहाँ पे लिया जाएगा सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई पीएसयू है या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब यहाँ पे इससे सरकार सामान ले सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ना, ये कौन मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ इसको सेंट्रल जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो ये भी आप समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका एम है कि ट्रांसपेरेंसी लाना। अब कोई भी चीज़ अगर हम लोग ऑनलाइन में शिफ्ट कर रहे हैं, डिजिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा काम होता है कि ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल है कि झोल किया जाए यानी कि यहाँ पे फ्रॉड किया जाए, क्योंकि पेपर में आप देखते हो कि बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन जब चीज़ें ऑनलाइन आ जाती है ना, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, लोगों को आसानी होती है, ज़रूरत नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही जाकर उनको काम करना है, वो घर बैठे भी अपना पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं और उनको जो सामान प्रोक्योर करना है वो आराम से कर सकते हैं। तो इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कोई बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं इस चीज़ पे तो वो आराम से कर सकते हैं। सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो गया, घर बैठे कर सकते हैं ना आप। और जो परचेज़ किया जाएगा जेम के थ्रू बाय गवर्नमेंट यूज़र्स, तो वो मैंडेटरी है कि वो यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे मैंडेटरी होने चाहिए। यानी कि जो भी गवर्नमेंट यूज़र्स जो है यहाँ पे जेम के थ्रू आप देखो कि जो भी परचेज़ किया जाएगा गवर्नमेंट यूज़र्स के द्वारा, तो पहले उनको जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मैंडेटरी करना होगा कि हाँ ये सारे यूज़र्स है, गवर्नमेंट के यूज़र्स है जो कि यहाँ पे जेम से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी देखते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं उनके द्वारा अप्रूव किया गया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए, वो भी साउथ में, और लॉजिस्टिक हब जो है वो यूपी में होना चाहिए। तो अब ये क्या बातें की जा रही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को समझते हैं डिटेल में। ये जो हमारी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उनके द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाना है, जो कि कहाँ से कहाँ होगा? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम से लेकर आपका कर्नाटक के तुमाकारू में होगा, तुमाकुरू में, जो कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है। इंडस्ट्रियल नोड्स अगर आप देखो तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन होगा जो कि प्रपोज किया गया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ यहाँ पे आपको बनाना है, जिसमें ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री सिटीज़ होंगे। ग्रीन फील्ड कहने का मतलब है कि जहाँ पे न्यू जो है प्रोजेक्ट आपका लगाया जाएगा जो कि सस्टेनेबल होगा। लैंड पार्सल होंगे इमीडिएट अलॉटमेंट के लिए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग में वो अट्रैक्ट किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई जाएगी, रोड होंगे, रेलवे कनेक्टिविटी होगी और फ्रेट मूवमेंट होगा, मालगाड़ी की जो मूवमेंट है ना वो यहाँ पे पोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक हब तक आएगा। तो ये सारा काम होगा, यानी कि सामानों को बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आपका मूवमेंट कराया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें, ये जो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, आज के डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, ये यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करेगा। और जो स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिवनेस है इस स्टेट में, जिसमें कि आपका चेन्नई बेंगलुरु के बीच में कौन कौन सा राज्य आएगा? तो यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तो ये तीनों राज्य में जो इस तरीके का प्रॉब्लम होता था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो वो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी है और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी है, जिसको अप्रूव किया गया था, जिससे कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर बनाना है। किसके लिए? तो ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए। अब ये तो रहा सब्जेक्टिव बात। अब यहाँ पे आप मैप के थ्रू समझो कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें की जा रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या पूरा प्रोजेक्ट है और क्या सीन है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि पूरी तरीके से हमारे भारत को जो है ना इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। ठीक है। पहले अगर हम लोग देखें तो ये हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि यहाँ पे दिल्ली से लेकर मुंबई तक का कनेक्टिविटी है। सॉरी, यहाँ कहाँ, यहाँ है दिल्ली तक का, रुकिए इसे हटा देती हूँ। जो रेड वाला है वो इस तरीके से आएगा, जिसमें कि आपका दिल्ली से होकर राजस्थान, गुजरात और फिर आपका महाराष्ट्र वाले एरिया में आएगा। उसके बाद है मुंबई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि आपका मुंबई से चलेगा और यहाँ बेंगलुरु तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे 2 राज्य कवर हो रहे हैं। साथ ही साथ चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हो, बेंगलुरु से निकल कर चेन्नई तक गया। फिर ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि यहाँ पे आपका है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ये यहाँ पे है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि पंजाब से लेकर यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है। और यहाँ पे मेनली आप लोग देख सकते हो कि एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होगा। यहाँ पे रेलवे वगैरह, पोर्ट्स वगैरह, जितनी भी यहाँ पे पोर्ट है जो कि हमारा सदर्न रीजन में, ये सबको हाईटेक लेवल पे डेवलप किया जाएगा, जिससे कि हमारा एक बेटर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और व्यापार करने में आसानी हो। ठीक है।
अब ये देखिए कि जो भी टनल न्यूज़ में रहा है, तो ये जोजिला टनल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अटल टनल है, इसे भी याद रखना है। यहाँ पे एक हमारा जो है नेचिपू टनल है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको साउथ में केरल में देखने को मिलेगा अनक्कापयिल मेपादी टनल, ठीक है। तो ये 4 टनल है जो कि न्यूज़ में है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो यही सब आपका डिटेल में बताया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। बस इतना मैप में आपको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद इतना काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और हमारे यहाँ प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करने के लिए स्कीम लाया गया है। तो इसके आगे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम अभी भी बाकी है, टॉपिक भी बाकी है, तो इसको आप लोग देखते रहिए। जितनी भी पार्ट्स आए उसमें मैटर नहीं करता। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इतने सारे पार्ट्स आ गए, तो पार्ट से आपको मतलब है या फिर आपको मैगज़ीन कंप्लीट करने से मतलब है, ये चीज़ें बताइए। मैगज़ीन कंप्लीट कीजिए, जितने भी पार्ट्स हैं आराम से उसे बैठ के देखिए, ठीक है। और जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है उसे भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं पूरे हेडलाइन में टॉपिक्स भी लिख देती हूँ, तो उस टॉपिक को भी आप लोग रिवाइज़ कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल फिर इसी टाइम पे और दूसरे PT 365 इन्वायरमेंट के साथ। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।